भी हो रही है, ठीक है। तो इसे जरा मैं साइड कर देता हूं भी। ओके, यहां देखिएगा फटाफट से, तो टॉपिक डाल दीजिए क्या, फोर्जिंग, FORGING। ओके, राइटिंग पे मत जाइएगा। देखिए फोर्जिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, फोर्जिंग क्या है आपकी, फोर्जिंग कुछ नहीं है आपकी। फोर्जिंग का मतलब ये होता है सबसे पहले किसी भी चीज को, ओके, वो चीज किसकी बनी होनी चाहिए, या तो वो चीज आपकी मेटल या जॉब स्टील का होना चाहिए या रोट आयरन का होना चाहिए, क्लियर। ओके, या तो कोई जॉब आपकी स्टील की बनी हो या रोट आयरन की बनी हो, उसे एक टेंपरेचर तक हीट करेंगे। ओके, किसी भी मेथड से हीट कर सकते हैं, वो जो मैं आगे बताऊंगा। ओके, और इसके ऊपर हैमर की सहायता से, किसी भी हैमर की सहायता से या उस पर कोई भी प्रेशर डालकर, चाहे आप उस पर फोर्स डाल लीजिए, चाहे प्रेशर डाल लीजिए, चाहे उस पर आप हैंड हैमरिंग कर लीजिए, चाहे आप उस पर मशीन के द्वारा हैमरिंग कर लीजिए, उसकी शेप को बनाने की प्रकृति को क्या बोलते हैं, फोर्जिंग बोलते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात नहीं, ठीक है। तो क्या आप मुझे यहां बताइए दोस्तों, क्या यहां बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्या यहां बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है क्या सर, बिल्कुल यहां ऐसा ही हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि ये आपका कोई भी स्टैंड था, ये आपका नीचे वाला कोई भी फिक्स स्टैंड है, ये क्या है आपका, ये आपका मूवेबल हैमर है, ये क्या है आपका मूवेबल हैमर है। ओके, और ये आपकी जो ये येलो दिख रही है, क्या है आपकी कोई भी जॉब होगी जो कि किसकी बनी होगी, आपकी स्टील या रोट आयरन की। क्वेश्चन राइट डाउन करके लिख लीजिए, फोर्जिंग हमेशा केवल और केवल स्टील और रोट आयरन पे ही की जा सकती है। ओके, तो कुछ इसकी अगर मुझे आकृति चेंज करनी हो तो इस स्टील के पीस को या रोट आयरन के पीस को, जिसका भी ये गिवन था आपके पास, जो आपके वर्कशॉप में गिवन होगा, उसे आपने किसी तरह हीट करा और ऊपर हैमर की सहायता से आपने इसकी शेप को चेंज कर दिया। ये पूरी प्रकृति हमारी क्या बोलती है दोस्त, इस पूरी प्रकृति को फोर्जिंग बोलते हैं। क्लियर सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, क्लियर, अभी बता दूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, लास्ट में बता दूं। क्लियर होगी मेरी बात सर, बिल्कुल बात मेरी इतनी क्लियर होगी, सिंपल सी बात। सबसे पहले फोर्जिंग कहते किसे हैं। ओके ओके, तो क्या आप ये बताइए, क्या ये सब मेरी फोर्जिंग हो रही है क्या सर, बिल्कुल फोर्जिंग हो रही है। ये क्या है आपका, ये एक तरह का, ये आपका कोई भी हैमर है। क्लियर, ये क्या है आपका, ये आपका बिल्कुल फोर्जिंग हो रही है सर, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गया। ये कोई भी आपका पार्ट था, आपने रेड हॉट कर लिया। ओके, और इसकी सहायता से यहां आप देख पा रहे हो कि ये हैमर लगा होगा और आपने इसकी आकृति को चेंज कर लिया। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, इसे हम प्रकृति को पूरी फोर्जिंग बोलते हैं। ओके, और जो ये पार्ट था आपका, पार्ट किस पे रख के फोर्जिंग की जाती है, एक यहां स्टैंड होता है या एक हमारा उपकरण होता है, जिसे मैं क्या बोलता हूं दोस्त, जिसे मैं एनविल बोलता हूं। ठीक है सर, एनविल की भी जरा हमें इमेज दिखा दीजिए, अभी दिखा रहा हूं, चिंता मत करो। ओके, तो ये क्या है आपका, देखिए ये पूरी आपकी फोर्जिंग हो रही है क्या, यानी ये वाला जो स्टैंड होगा ना दोस्त, ये वाला जो स्टैंड होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम एनविल बोलते हैं। और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, निहाई बोलते हैं। किसे, एनविल को। ओके, क्लियर होगी मेरी बात। यानी आपने ये पूरी रोड थी, इतना पार्ट आपको उसकी शेप को चेंज करना था, केवल आपने इस रोड का केवल ये आगे वाला पार्ट ही गर्म करा, हैमर लाए, हैमर की सहायता से इस पूरे पार्ट को एनविल पे रखा और फोर्जिंग के द्वारा इसकी शेप को बदल दिया। ये पूरी प्रोसेस हमारा क्या कहलाया, फोर्जिंग कहलाया। क्लियर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या सर, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गई। फोर्जिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोहारगिरी। क्लियर, तो फोर्जिंग के बारे में जरा छोटी सी डेफिनेशन लिखिए। क्लियर, तो देखो क्या बोला फोर्जिंग की डेफिनेशन, देखो इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है मगर मैं पढ़ के सुना रहा हूं, फिर भी देखो क्या बोला इसने। फोर्जिंग एक प्रकार की कार्यविधि है सर, बिल्कुल ठीक, जिसमें स्टील या रोट आयरन को गर्म करके हथौड़े द्वारा चोट लगाकर अथवा पावर हैमर या फोर्जिंग मशीन के द्वारा किसी निश्चित आकार में बनाया जाता है। क्लियर होगी क्या मेरी बात नहीं, ठीक है दोस्त, समझ में आ गई क्या मेरी बात सर, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गई। यहां अभी भी किसी को समझ में नहीं आई तो ये जो पूरा आप इमेज देख पाए, इसे हम क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। इसके हर पार्ट का नाम अलग अलग होता है, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। आ गई मेरी बात समझ में सर, बिल्कुल हमें इतनी बात समझ में आ गई। ओके, फोर्जिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई सर, बिल्कुल शानदार तरीके से फोर्जिंग की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। मगर अगर मैं इसके थोड़ी डिटेल में जाता हूं तो फोर्जिंग क्या है आपका। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से कभी कभी ये आ जाता है कि फोर्जिंग आपके किस स्थिति पर की जाती है। तो फोर्जिंग जब भी कभी आप करेंगे, किस स्थिति पर करेंगे, प्लास्टिक अवस्था पर करेंगे। यानी जब आपके सपोज कीजिए यही पार्ट है मेरा और इस पार्ट को क्या करना है, मुझे डिफरेंट शेप में देना है, तो सबसे पहले इसे गर्म करूंगा, किस कंडीशन तक, प्लास्टिक अवस्था तक, यानी इस पे थोड़ा सा लचकपन आ जाएगा। अरे लचकपन आएगा जब इसमें मैं हैमर मारूंगा तभी तो उसकी शेप चेंज होगी ना। क्लियर, क्वेश्चन बहुत बार आया है, फोर्जिंग किस टेंपरेचर पर कब करते हैं, जब आपकी धातु में क्या हो गई, प्लास्टिक आ गया। क्लियर मेरी बात सर, बिल्कुल शानदार, क्लियर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां करके ये लिख लीजिएगा कि फोर्जिंग करने से ना, आपकी जो फोर्जिंग करेंगे जब भी किसी पार्ट पर, तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, किसकी, जिस पार्ट पर आप फोर्जिंग कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप फोर्जिंग कर रहे हैं किसी भी पार्ट पर, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी दोस्त, मगर उसकी मेलेबिलिटी और उसकी प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा। क्लियर, अरे टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, यानी अगर आप उस पर कोई भी फोर्स डालेंगे तो झटकों को सहन कर लेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने धातु को गर्म कर दिया तो उसमें तो लचकपन आ गया, तो क्या वो धातु आपके झटकों को सहन कर पाएगा क्या सर, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो क्या मैं यहां से कह दूं कि उस धातु की आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गई,
कम हो गई सर, बिल्कुल कम हो गई सर। मैलेबिलिटी और प्लास्टिसिटी कैसे बढ़ गई? मैलेबिलिटी का मतलब क्या है, आप उसमें क्या करते थे, पीट पीट कर क्या करते थे, चादर के रूप में बना देते थे, हाँ जी बना देते थे। तो अगर यही मेरा आपका लोहे का पार्ट था, इस पे मैंने प्लास्टिक अवस्था तक इसे गर्म करा, फिर इस पे हैमरिंग करी, तो क्या ये मेरा पार्ट फैलेगा क्या नहीं फैलेगा सर? बिल्कुल फैलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, मैलेबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई सर। प्लास्टिसिटी मेरी कैसे इंक्रीज हुई? प्लास्टिसिटी का मतलब क्या था, यानी अगर मैं धातु को खींचूंगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। ओके ओके, और जब प्रेशर को रिलीज कर दूंगा तो वो अपनी पुनः दोबारा से स्थिति में नहीं आ पाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल में बता चुका हूं। हाँ जी बता चुके हैं। तो क्या आप मुझे अब ये बताइए, जब मैं इसे गर्म करूंगा और इस पे हैमरिंग करूंगा तो इसकी जो शेप थी मेरी बदलनी चालू हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी सर? बिल्कुल हो जाएगी। और जब ये हैमर मेरा ऊपर की तरफ यहां से चोट मार के जाएगा तो इसकी जो शेप में जो अंतर आया है, क्या वो मेरी दोबारा पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा क्या सर? बिल्कुल भी नहीं आने का। क्लियर? तो यहां से हमें क्या ये सीखने को मिल गया कि जब फोर्जिंग करेंगे तो उस पार्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, मगर उसी पार्ट की मैलेबिलिटी और प्लास्टिसिटी क्या हो जाती है मेरे दोस्त, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? कैसे कैसे हुई रटना नहीं है, समझना है इस चीज को। ठीक है, यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, वो भी जरा स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। सर जी सेकंड पॉइंट क्या बता रहे हैं आप? सर जी ठीक है, सेकंड पॉइंट बता दीजिए। ओके ठीक है, सेकंड पॉइंट को स्टार बना के लिखेंगे। क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगर आपने एक पार्ट की फोर्जिंग करी है और एक जगह आप किसी पार्ट की भी कास्टिंग कर रहे हैं, तो दोनों में से स्ट्रेंथ जो ज्यादा रहेगी दोस्तों वो किसकी रहेगी? तो वो किसकी रहेगी? आपके जो पार्ट आपने फोर्जिंग किया हुआ है। सर ऐसे कैसे होगा? ठीक है जी, हाँ सुनिए ऐसे कैसे होगा। अब आप मुझे ये बताइए सर, कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग का तो मतलब ये होता है आपने किसी लोहे को पिघलाया और उसे सांसों में भर दिया और थोड़ी देर बाद उसे ठंडा कर लेंगे आप। ठीक है जी, मगर फोर्जिंग क्या होगी दोस्त आपकी, कि पार्ट को आपने प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करा और उसके बाद क्या करा आपने, इस पे हैमरिंग करी। हैमरिंग करी या नहीं करी? अरे आप एक बात बताइए, आप अगर उस आपने उस पे हैमरिंग कर देंगे तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है क्या उनमें कुछ परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन 2 आए या क्वेश्चन कोई भी मेरे से ये पूछे कि एक पार्ट पे आपने फोर्जिंग करी और एक पार्ट पे आपने कास्टिंग करी, तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी रहेगी दोस्त? वो मेरी किसकी होगी? फोर्जिंग वाले की होगी। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझिए। यहां से सर वीडियो रुक रहा है, अरे वीडियो का रुक रहा है, एक बार फिर से। वीडियो नहीं रुका भाई, वीडियो नहीं रुका, वीडियो सब क्लियर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज थी आपके बेस जो था आपका फोर्जिंग का, ये बेस था आपका, ये बेस था, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यही चीज आपकी आगे जाके होंगी। क्लियर? तो सर फोर्जिंग जो होती है आपकी दो तरीके की होती है। पहली कौन सी होती है आपकी? कोल्ड फोर्जिंग। ठीक है, कोल्ड फोर्जिंग। और दूसरी कौन सी होती है आपकी? हॉट फोर्जिंग। ठीक है, जरा समझिए क्या होगा। यानी अब मुझे आप एक बात बताइए दोस्त, एक बात बताइए, आपने इस पार्ट को पूरा गर्म करा, पूरा गर्म करा या नहीं करा, तो क्या ये आपकी हॉट फोर्जिंग हो गई क्या नहीं हो गई? यानी पूरा ये पार्ट आपका गर्म हो गया। ठीक है जी सर, हॉट फोर्जिंग किसे कहेंगे और कोल्ड फोर्जिंग किसे कहेंगे? यानी पार्ट आपने गरम करा, तुरंत उस पे हैमरिंग कर ली। और कोल्ड फोर्जिंग क्या होगी? पार्ट आपने गरम तो करा मगर उस पे जो आपने हैमरिंग करी ना कुछ देर बाद करी। क्लियर? यानी जो पार्ट आपका थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों, ठंडा हो गया। सर हॉट फोर्जिंग किस पे करते हैं और कोल्ड फोर्जिंग किस पे करते हैं? तो लिख लीजिएगा, जो पार्ट आपके अलॉयज के बने हुए होते हैं उन पे आपकी हॉट फोर्जिंग की जाएगी और जो पार्ट आपके किसके बने होंगे, मेटल के बने हुए होते हैं, उन पे क्या की जाती है? आपकी कोल्ड फोर्जिंग की जाती है। क्लियर? सर अब आप मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि हॉट फोर्जिंग जो आप अमूमन करते हैं, पार्ट को गरम करके उस पे हैमरिंग करते हैं, तो वो आपने बताया सर अलॉय पे करते हैं। मगर मैंने आपको बताया कि सर कि जो आपकी फोर्जिंग होगी वो किस पे होगी? ओनली एंड ओनली स्टील और रोड आयरन पे होगी। तो सर स्टील और रोड आयरन जो है वो तो हमारे अलॉय नहीं है, वो तो हमारे मेटल है। सर बिल्कुल मेटल है। क्लियर? ओके, मगर दोस्त यहां एक बात ये सुन लीजिएगा, जो पार्ट आपके पहले से क्या होते हैं, पहले से ही हार्ड होते हैं, यानी उसमें अगर हार्डनिंग और टेम्परिंग की उसमें सुविधा पहले से ही है, तो ऐसे पार्ट को हम क्या करते हैं, ऐसे पार्ट के कोल्ड फोर्जिंग नहीं करते, ऐसे पार्ट के सीधे ही हॉट फोर्जिंग कर देते हैं। क्लियर हो गई क्या मेरी बात? ठीक है, समझ में आ गया क्या मेरी बात दोस्तों? इतनी ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट डाउन करके लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। फोर्जिंग को पढ़ने से पहले यह सारी बातें ना आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? अगर ये सारी बातें समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन लिख के दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस का साइन दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन दे दीजिए फटाफट से। सर हॉट वर्क और कोल्ड वर्क भी यही होता है क्या? आई एम गंगोत्री जगमोहन रावत। सर आई एम गंगोत्री उत्तराखंड बिलोंग। ओके, वेलकम वेलकम है भाई जगमोहन रावत, वेलकम है भाई। सर हॉट वर्क और कोल्ड वर्क भी यही होता है क्या? नहीं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया हॉट वर्क और कोल्ड वर्क क्या होता है सचिन। इसके ऊपर मैं एक लेक्चर जरूर लेक्चर लाऊंगा आपके लिए। क्लियर? ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। क्लियर? जल्दी से फीडबैक दे दिए भाई। क्लियर? अगर सारी बातें समझ में आ गई तो यस लिख के भेजिए, फिर मैं आपको नई चीज बताता हूं। क्लियर? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यहां सर जी बिल्कुल यहां से मेरे क्लियर हो गया। क्लियर? तो यहां देखो फटाफट से क्या बोला इसने इमेज में, फीडबैक दे दीजिए भाई जल्दी से।
यस सर, आगे बढ़े। यशवनी शर्मा, सत्यवेल प्रधान, रिंकी मौर्य, कुलदीप, ठीक है। तो देखो ये फोर्जिंग क्या बोला इसने, फोर्जिंग क्या है हमारी, फोर्जिंग लोहारगिरी या ब्लैक स्मिथी व्यवसाय, यानी हम इसे लोहारगिरी भी बोलते हैं या हम इसे ब्लैक स्मिथी भी बोल सकते हैं। क्या बोला इसने कि धातु को गर्म अवस्था में पीटकर हथौड़े या पावर हैमर से निश्चित आकार में जोक तैयार करने को पूरी हम क्या बोलते हैं, फोर्जिंग बोलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया बस शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ, क्लियर। अगर आप दोस्तों यहाँ समझ पा रहे हैं, हथौड़ा तो हैमर समझ गए, ये पावर हैमर क्या है, पावर हैमर का मतलब जहां आपके हथौड़ा क्या होता है, मशीन हथौड़े के जो हैमर होगा वो कहां लगा हुआ होगा, मशीन में लगा हुआ होगा। पावर हैमर का एक छोटा सा लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर, ठीक है सर। बिल्कुल शानदार तरीके से हमें यहाँ इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे किसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फोर्ज की तरफ, ओके। फोर्ज क्या है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि अगर आप किसी भी धातु को जाओ, किसी भी धातु को सपोज कीजिए यही वर्क पीस है आपका, ठीक है, गोविंद त्रिपाठी, यस, ओके। तो यही चीज आपको, तो आप इसे कहीं ना कहीं गर्म तो करेंगे या नहीं करेंगे। तो पार्ट को जो आप गर्म करते हैं किसमें करते हैं, फोर्ज में करते हैं, क्लियर। तो फोर्ज आपके सामने ना कुछ ये ऐसी लगी हुई होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फोर्ज बोलते हैं, या हम हिंदी में इसे ना भट्टी भी बोलते हैं, या एक नाम से इसे और जानते हैं, हर्ट, ठीक है, HEARTH, हर्ट नहीं, दिल नहीं होगा कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, वो वाला दिल नहीं, हार्ट तक, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहां आपके बारे में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो क्या बोला फोर्ज के बारे में इसने, फोर्ज लिखा हुआ है, क्या बोला, फोर्जित की जाने वाली धातु को गर्म करने वाली भट्टी ये हमारी होती है। सर जी बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गया। तो जो फोर्ज होगी दोस्तों वो आपकी दो तरीके की होती है, लिख लीजिएगा। पहली कौन सी होती है आपकी, पोर्टेबल फोर्ज, क्या होती है आपकी, पोर्टेबल फोर्ज। इसे मैं एक नाम से और जानता हूं, क्या दोस्त, हैंड फोर्ज के नाम से भी मैं इसे जानता हूं, हैंड फोर्स के नाम से भी मैं इसे जानता हूं। और जो दूसरी फोर्स होती है आपकी वो यही होती है, ये क्या होती है आपकी, स्टेशनरी फोर्स, हम इसे बोलते हैं, स्टेशनरी फोर्स हम इसे बोलते हैं। सर दोनों में अंतर क्या है, अरे आप ये बताइए, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, ठीक है, ओके। तो यानी जो फोर्स आपकी फिक्स्ड होगी, ऐसी कोई भी भट्टी कोई आपकी फिक्स्ड है, ओके, तो वो कौन सी फोर्स होगी आपकी, स्टेशनरी फोर्स होगी। और कोई एक ऐसी भट्टी जिसे मैं एक स्थान से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकता हूं, वो कौन सी फोर्स होगी आपकी, पोर्टेबल फोर्स होती है, क्लियर, ठीक है। सर हॉट वर्क और कोल्ड वर्क में इसे, यस सर वीडियो रुक रहा है, अरे वीडियो कहां रुक रहा है भाई, भट्टी कितने टाइप की होती है, भट्टी आपकी दो ही टाइप की होगी, वीडियो नहीं रुक रहा भाई, वीडियो नहीं रुक रहा। हॉट वर्क कोल्ड वर्क के बारे में बता दूंगा, चिंता मत करो, पहले पढ़ लो, अभी पहले बेस तो अपना कंप्लीट कर लो, पहले बेस तो अपना कंप्लीट कर लो ना, ठीक है, क्लियर, ओके। तो सर आप किसकी तरफ बढ़िए, अब बढ़िए किसकी तरफ दोस्तों, अब बढ़िए फोर्जिंग और मशीन फोर्जिंग की तरफ, ठीक है। तो ये तो फोर्जिंग के प्रकार थे क्या, इन्हें जरा एक बार समझ लो, इन्हें जरा एक बार समझ लो कि जो उसमें लिखा था ना, हैंड फोर्जिंग और मशीन फोर्जिंग किसे कैसे कहते हैं, जो मैं बताया था टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, उस टॉपिक को मैंने 2 सेकंड के लिए स्टॉप कर दिया है, नया स्लाइड खुल गया, तो ये पढ़ लीजिए पहले, फोर्जिंग के प्रकार, ठीक है। हैंड फोर्जिंग किसे कहते हैं, यानी धातु को गर्म कर एनविल पर रखकर हाथ द्वारा पीटने की क्रिया को क्या बोलेंगे, हैंड फोर्जिंग बोलेंगे। मशीन फोर्जिंग किसे बोलेंगे, पावर हैमर या फोर्जिंग मशीन द्वारा जॉब की फोर्जिंग करना, क्लियर। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे, ये कोई भी आपका पावर हैमर है या मशीन हैमर है, ये यहां आपकी कोई भी स्टैंड होता है जो फिक्स होता है, यहां आपका ये हैमर लगा हुआ होता है, और ये टोटल जो आप रेड देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या है आपकी पूरी टोटल जॉब है। इस पे एक यहां हैंडल से लगा हुआ होगा, हैंडल को लीवर होगा, राइट डाउन टू से नीचे करेंगे तो ये जो आपका यहां हैमर होगा वो सीधे आगे कहां टकराएगा, इस जॉब पर टकराएगा और उसकी शेप को बदल देगा, क्लियर, ठीक है। तो सब वापस लौटते हैं किसकी तरफ, अपने फोर्स की तरफ। तो मैं फोर्स का डायग्राम दिखा देता हूं आपको, ये रहा, ठीक है। तो ये आपके सामने इतना डायग्राम दिख रहा होगा, ये कौन सी फोर्स है आपकी, स्टेशनरी फोर्स है, क्लियर। इसे मैं जरा थोड़ी सी, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है आपकी, ये आपकी स्टेशनरी फोर्स है, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी है यहाँ स्टेशनरी फोर्स, ठीक है। तो स्टेशनरी फोर्स समझ लिया आपने, यानी ये फोर्स जो होगी आपकी एज इट इज यहीं रखी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए, इसकी जो टांग होगी कितनी होगी, एक टांग आपकी ये रही, एक टांग आपकी ये रही, एक टांग आपकी ये रही, और एक टांग इसके जस्ट पीछे होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो फोर्स होती है स्टेशनरी फोर्स, उसमें कितनी टांग होती है हमारी, 4 टांग होती है, क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है जी, क्लियर हो गई। यहाँ क्या रखा हुआ है हमारा, हर्थ, ठीक है। हर्थ का मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी ये वाली जो जगह होगी, ये वाली जो जगह होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हर्थ बोलते हैं। इसी के ऊपर कोयला रखा हुआ होता है और यही आप जॉब को रखते हैं, जिसे आपकी जॉब पर क्या करना है, वर्क करना है, क्लियर हो गई मेरी बात, सर बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। इसमें आप एक चीज यहां देख पाए क्या, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, ये छोटा सा मेरा ये बना हुआ, इसे क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टायर्स होता है। टायर्स का काम क्या होता है, हवा को अंदर भेजना, हवा को अंदर भेजना। अरे मुझे आप ये बताइए, अगर यहाँ ये मेरा जो आप देख रहे हैं कोल्ड टैंक, या कोल्ड टैंक के ऊपर क्या रखा हुआ है दोस्तों, मेरी जॉब रखी हुई है, तो इस कोयले को जलाने के लिए मुझे हवा तो चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी, तो वो हवा किसके थ्रू आएगी, आपके टायर्स के थ्रू लगी हुई आती है। और टायर्स के जस्ट पीछे का क्या लगा हुआ होता है दोस्तों, ब्लोअर लगा हुआ होता है, एक तरह का
पंखा होता है जो कि घूमता है, हवा को उत्पन्न करता है, और इसी टायर्स के सहायता से दोस्तों क्या होती है, आपके कोयलों में आग पहुंचती है या हवा पहुंचती है। क्लियर होगी मेरी बात? सर बिल्कुल हो गई। ठीक है, ये क्या है आपका जो ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या है हमारा क्विंचिंग टैंक। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्विंचिंग टैंक बोलते हैं। क्विंचिंग टैंक का काम क्या काम होगा, यानी यहाँ जो आपने यहाँ जॉब रखी है ये हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो इस जॉब को ठंडा भी तो करना है, तो इस जॉब को उठाइए विद द हेल्प ऑफ, किससे उठाएंगे? देखिए जब भी कभी जॉब आपको इससे उठाना है, किससे उठाएंगे आप? टोंग की सहायता से उठाएंगे या ग्लव की सहायता से उठाएंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। यहां से उठाइए और इसके अंदर आप जॉब को डाल दीजिए, ठंडी जॉब हो जाएगी। क्लियर होगी मेरी बात? सर बिल्कुल क्लियर होगी। आप ये देख पाए क्या सर, ये क्या होता है हमारा? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोस्त हुड। इसे क्या बोलते हैं? हुड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जो यहां से धुआं जलेगा आपका, जो धुआं जलेगा एकत्रित तो होगा नहीं होगा? एकत्रित होगा सर। वो एकत्रित कहां होगा? आपके इस हुड के अंदर एकत्रित हो जाता है। क्लियर? ओके। और सर ये क्या होता है? चिमनी। यानी जब धुआं आपका एकत्रित हो गया इस छत के अंदर, इस छत की सहायता से, तो उस धुएं को बाहर भी तो निकालना है ना। तो जो धुआं को बाहर निकालता है क्या निकालता है? आपका चिमनी निकालता है। इन दो क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हुड और चिमनी का काम क्या होता है। कम ऑन, वन मोर टाइम। हुड का काम क्या होगा आपका? धुएं को एकत्रित करेगा, और चिमनी से जो धुआं एकत्रित हुआ वो धुआं चिमनी की सहायता से बाहर निकल जाएगा। सर चिमनी किस मटेरियल की बनी हुई होती है? क्लियर? ओके। तो चिमनी जो बनी होगी, जो पोर्टेबल फोर्स होगी ना, जो पोर्टेबल फोर्स होगी आपकी किसकी बनी होती है? एमआई की बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है, और ये भी आपकी माइल्ड स्टील की ही बनी हुई होती है। क्लियर होगी इतनी बात? सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्लियर? ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन आपके बस यही आते हैं कि इसका काम क्या होता है, टायर्स का काम क्या होता है। ओके, एक बात तो क्वेश्चन सुन लीजिए, जो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जब आप जॉब को रखेंगे इस कोल्ड टैंक के ऊपर, तो जॉब आपकी कहां होनी चाहिए? कोयले के ऊपर होनी चाहिए, कोयले के नीचे होनी चाहिए, तो कहां होनी चाहिए? कोयले के ऊपर होनी चाहिए। क्लियर ना? और बिल्कुल आपके सेंटर में होनी चाहिए। ये नहीं कि जॉब आपने यहां रख दिया, यहां रख दिया या यहां रख दिया। जॉब आपके जो ये पूरी हद है इसके बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? सर बिल्कुल शानदार तरीके से इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। ठीक है, फोर्स के भाग। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा फोर्स के भाग। सबसे पहले हर्थ। हर्थ को क्या बोलेंगे? अग्निश है, ईंटों से बना धुएं को गर्म करने का स्थान, यानी इसके अंदर भी क्या होगी, आपने कहीं कहीं इसकी जगह आपको ईंट भी मिल सकती है। क्लियर? टायर्स का काम क्या होगा आपका? ईंधन को जलाने के लिए हवा को भेजना। ओके, क्वेश्चन ध्यान सुन लीजिए, केवल इसमें से हवा आपकी एंटर होगी, टायर्स में से हवा एग्जिट नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्लियर? हुड और चिमनी का काम क्या होता है दोस्तों? भट्टी का धुआं बाहर निकालने के लिए। सही है बात सीधी। कोयला टैंक क्या होगा आपका? कोक, कोयला या चारकोल आदि ईंधन रखने का स्थान, ये भी बताया मैंने। ठीक है, क्विंचिंग टैंक क्या होगा? जो उसके साथ में लगा हुआ था, गर्म जो व औजारों को ठंडा करने का स्थान। क्लियर? सब बता चुका हूं ना ये तो मैं, इसमें तो कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। एयर वाल क्या होता है? भट्टी में हवा की आपूर्ति के लिए नियंत्रित करना। यानी यहां क्या होगा दोस्तों, एक वाल भी लगा हुआ होगा, यानी इसके जो ब्लोवर की सहायता से आप जो टायर्स के थ्रू इसमें हवा को भेजेंगे, तो उस हवा को कंट्रोल भी तो करेंगे ना। किससे करेंगे? तो किससे करते हैं? एयर वॉल से करते हैं। क्लियर? ठीक है जी। ब्लोवर किसे कहेंगे? हस्त या विद्युत चालित ब्लोवर द्वारा कोयले व कोक को जलाने के लिए हवा की आपूर्ति होती है। क्लियर? यानी अगर यहां आपका ये ब्लोवर लगा हुआ है, तो ये ब्लोवर आपका हैंड से भी चल सकता है, मैनुअली भी, और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकता है। एक तरह का पंखा होता है। ठीक है, जैसे आप जैसे मुझे क्या कहते हैं, अगर हमारे यहाँ अकॉर्डिंग बात करें, मुझे पता नहीं, मैं पहले से क्षमा चाहता हूं, उन्हें हम कहते क्या है, मगर जो हमारे यहाँ कहते हैं, जो हमारे गांव में कहते हैं, मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं। जो हमारे यहाँ दुधलिया होते हैं ना, जो आपके चक्कू छुरिया बनाते हैं, आपके अलग अलग तरह की तलवार बनाते हैं, तो ज्यादातर वही ये यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लोवर बोलते हैं। उसकी सहायता से टायर्स के थ्रू आपकी जो ट्यूबर्स होगा, हवा अंदर जाएगी। क्लियर? कूलिंग टैंक क्या होगा? ठंडा पानी टोटी को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, देखिए फटाफट से यहाँ देखिए, ये आपका जहां ट्यूबर्स लगा होता है ना दोस्तों, जहां ट्यूबर्स लगा होता है, एक यहाँ इसके जस्ट ही पीछे क्या होता है? आपका कूलिंग टैंक भी लगा हुआ होता है। क्लियर? कूलिंग टैंक की बात कर रहा हूं मैं, क्विंचिंग टैंक की बात नहीं कर रहा हूं। क्विंचिंग टैंक तो आपका यहां लगा हुआ होगा, कूलिंग टैंक आपका जो टायर्स है जस्ट इसके पीछे लगा होगा। जरा इसकी मैं बड़ी वाली इमेज दिखाता हूं, क्योंकि आप यहां थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। क्लियर? ये आपका एक टायर्स था, यहां पर टायर्स था, जस्ट इसके पीछे क्या लगा हुआ होता है? एक यहां आपका कूलिंग टैंक लगा हुआ होता है। उसका रीजन ये होता है दोस्तों, देखिए फटाफट से, यहां ब्लोवर की सहायता से आपकी हवा जा रही थी, हवा अंदर आ रही थी, किसके सहायता से? टायर्स की सहायता से। अगर आप मुझे ये बताइए, यहां मेरे कोल्स भी है, कोयला भी है, चारकोल भी, जब ये जलेगा तो जो मेरी टायर्स है, जो मेरी ट्यूबर्स है, क्या इसमें भी लपट आएगी? क्या सर बिल्कुल आएगी। तो क्या ये मेरी टायर जो गर्म हो गए, खराब होने के चांसेस होंगे क्या? ज्यादा? सर बिल्कुल होंगे। तो जो टायर जो आपकी गर्म हुई कोयले की गर्मी के कारण, इससे भी तो ठंडा करना नहीं करना, तो इसे ठंडा किसकी सहायता से करते हैं? कूलिंग टैंक की सहायता से ठंडा करते हैं। यानी इसमें से पीछे से आपका पानी भी रिश्ता रहता है, जो कि ट्यूबर्स को क्या करता है दोस्तों? ठंडा करता है। क्लियर? तो इसने बस यहाँ यही बोला है, जो आप यहाँ समझ नहीं पाए, आपको हल्की सी दिक्कत ये आ गई कि ठंडा पानी टोटी को ठंडा करने के लिए लिए। ठीक है, जो टोटी है, ये टोटी पता क्या है? टोटी को से टायर्स ही बोला है, टोटी को ना। तो उसका रीजन ये होता है दोस्तों, देखिए फटाफट से, यहाँ ब्लोवर की सहायता से आपकी हवा जा रही थी, हवा अंदर आ रही थी, किसकी सहायता से? टायर्स की सहायता से। अगर आप मुझे ये बताइए, यहाँ मेरे कोल्स भी है, कोयला भी है, चारकोल भी, जब जलेगा तो जो मेरी टायर्स है, जो मेरी ट्यूबर्स है, क्या इसमें भी लपट आएगी? क्या सर बिल्कुल आएगी। तो क्या ये मेरी इससे भी ठंडा करना नहीं करना, तो इसे ठंडा
ठंडा किसकी सहायता से करते हैं, कूलिंग टैंक की सहायता से ठंडा करते हैं, यानी इसमें से पीछे से आपका पानी भी रिश्ता रहता है जो कि ट्यूबवेल्स को क्या करता है दोस्तों, ठंडा करता है। क्लियर? तो इसने बस यार यही बोला है, जो आप यहाँ समझ नहीं पाए, आपको हल्की सी दिक्कत ये आ गई कि ठंडा पानी टोटी को ठंडा करने के लिए लिए, ठीक है। जो टोटी है, ये टोटी पता क्या है, टोटी को से टायर्स ही बोला है, टोटी को ना दोस्त टायर्स ही बोला है। क्लियर? ठीक है सर, समझ में आ गया दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार तरीके से इतना समझ में आ गया। क्लियर? सर क्या अब आप हमें ये बता सकते हैं कि जो हमने इसमें ये जो आपका यहाँ आपने जो ये कोयला डाला, चारकोल डाला, इसे कैसे जलाएंगे? या ऐसे तो नहीं कि इसमें बस कोयला रख दिया, माचिस की तिल्ली लगाई और आपने इसमें आग लगा दी, सर ऐसे भी नहीं होगा। तो इसकी कुछ ना कुछ आपकी प्रक्रिया तो होगी, नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। ठीक है जी, प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं कि आपको फोर्ज को, कोयले को जलाने की प्रक्रिया आपकी क्या क्या होती है। ठीक है सर, ये क्या हो गया, तो आपकी एनविल की डेफिनेशन हो गई आपकी, यहां देखो। ठीक है सर, क्या बोला इसने, लाइटिंग ऑफ फोर्ज यानी फोर्ज को जलाना। तो क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, ध्यान दीजिएगा सभी। सबसे पहले नोजल और कोयले रखने वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, सर बिल्कुल कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, तेल से भीगे हुए कपड़े, जूट या सूखी लकड़ी को फोर्ज में रखकर आग लगानी चाहिए। यानी आग आपको कैसे लगानी चाहिए, आपको तेल में, मिट्टी के तेल में कोई भी जूट का कपड़ा या सिंपल कपड़ा भिगोकर कोयले के आसपास रख दीजिए और उसमें आग लगाइए फिर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर तक आग को फैलने देना चाहिए, यानी आग जैसे फैलेगी फिर कच्चे या पक्के कोयले को आग के ऊपर डाल देना चाहिए, जैसे हम सिंपल आग जलाते हैं ठंडों में सेकने के लिए। ठीक है, और हवा के वाल्व को थोड़ा सा खोल देना चाहिए। हवा के वाल्व कौन सा, यानी जहां से ब्लोवर में से टॉयर्स की सहायता से आपकी हवा आ रही थी। ठीक है, थोड़ा सा खोलना चाहिए और हैंड ब्लोअर को धीरे धीरे चलाना चाहिए, ताकि आपकी आग से, अगर आपने हैंड ब्लोअर को ज्यादा घुमा दिया तो आग तो आपकी बुझ जाएगी, तो इसलिए हैंड ब्लोअर को थोड़ा थोड़ी मात्रा में जलाना और चलाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जब कोयले को आग पकड़ ले तो हवा का प्रेशर बढ़ा देना चाहिए, यानी कोयलों ने आग पकड़ ली तो हवा का प्रेशर, ब्लोअर का प्रेशर बढ़ा देना चाहिए और कोयले की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। और सबसे एंड में क्या करना चाहिए, फोर्ज जब अच्छी तरह से जल जाए तो जॉब को उसके ऊपर गर्म करना चाहिए। ये क्या था आपका, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, आपका लास्ट पॉइंट था। क्लियर? ठीक है सर, 2016 में बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम देते लेकिन 2 नंबर से रह गए थे, लेकिन उस समय 50 टायर। ठीक है सर, ब्लोवर सी टायर्स है, नहीं ब्लोवर सी टायर्स नहीं है गोविंद। ब्लोवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए ये आपकी भट्टी है, ये भट्टी हो गई आपकी, ये आपके क्या है, ये आपका टायर्स है, ये क्या आपका टायर, जहां से हवा आएगी, तो इस हवा को किसी के थ्रू तो आप अंदर भेजेंगे ना, नहीं भेजेंगे, तो जिस हद के द्वारा हवा उत्पन्न हो रही है उसे क्या बोलते हैं, ब्लोवर बोलते हैं। क्लियर? इमेज में मैं दिखा दूंगा, चिंता मत करो, मैं आज वाली इमेज नहीं है मेरे पास मगर मैं दिखा दूंगा। क्लियर? ठीक है, तो ये आपकी फोर्स की पूरी डेफिनेशन यहां क्लियर हो गई। ठीक है सर, बिल्कुल शानदार तरीके से फोर्स के बारे में इतना पता पड़ गया। ओके, क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा फोर्जिंग स्टूल? ओके ठीक है, जल्दी से अगर सारी बातें समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन लिख के भेज दीजिए, जल्दी से प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन लिख के भेज दीजिए अगर ये सारी बातें समझ में आ गई है। अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा है मेरा तो इंग्लिश वाला बच्चे भी इसे नोट कर लीजिएगा। फोर्जिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, फोर्जिंग इज ए मेटल फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द शेपिंग ऑफ द मेटल यूजिंग कंप्रेसिव फोर्स, द ब्लोज आर डिराइव्ड विद द हैमर और डाई। क्लियर? यानी से बस वही लिखा है, बस इसमें एक हाइलाइटेड पॉइंट हर समय यही रहेगा कि मेटल की शेप को बदलना, और वो किससे बदल सकते हैं, हैमर से ही बदल सकते हैं, और उस पर कोई डाई भी लगा सकते हैं या कोई फोर्स भी लगा सकते हैं। क्लियर दोस्तों? जितना मैंने अभी तक पढ़ाया फोर्स के बारे में, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, फोर्स जलती कैसे है, सारी बातें समझ में आ गई है ना, तो कमेंट बॉक्स में यस के आगे केवल एफ लिख दो, यस के आगे केवल एफ लिख दो। एफ का मतलब क्या होगा, फोर्स, एफ का मतलब क्या होगा, फोर्स, और मैं ये समझ जाऊंगा कि फोर्स आपकी समझ में आ गई कि फोर्स के किस पार्ट का क्या क्या नाम होता है। क्लियर? उसके बाद किसकी तरफ बढ़ेंगे हम, एनविल की तरफ। मैंने आपको बताया था कि फोर्जिंग जब भी कभी करी जाएगी किसके ऊपर रखेंगे, एनविल के ऊपर रखते हैं। क्लियर? ओके सर, ये एनविल क्या होती है, ठीक है, तो एनविल के बारे में हम बताएंगे आपको। ये देखो, ये सारी चीजें गर्म कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, एनविल के ऊपर रख के कर रहा है। ठीक है सर, ये करा, ये भी कहां कर रहा है दोस्त मेरे, ये भी कहां कर रहा है, एनविल के ऊपर कर रहा है, सर बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, एनविल की तरफ बढ़ते हैं कि एनविल हमारा क्या क्या होता है। ठीक है, यहां देखो फटाफट से, जल्दी बताओ। आलोक गुप्ता विक्की यस करते हैं, एंट्राइज कोल यस यस यस, एंट्राइज कोल एंट्राइज कोल एंट्राइज कोल, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ो क्या, ठीक है, देखो किसी स्टूडेंट को अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ना मुझे चैट बॉक्स में वो चीज लिख दिया करो, वो चीज लिख दिया करो, क्योंकि मेरा काम ही यही है आपका, अगर आप एप्लीकेशन में आए हो तो आपके जो डाउट है ना उन्हें क्लियर करना। क्लियर? ठीक है जी सर, आपकी स्क्रीन पर क्या ये एक इमेज दिख रही है क्या, सर बिल्कुल दिख रही है। इसे मैं क्या बोलता हूं दोस्त, इसे मैं एनविल बोलता हूं, इसे क्या बोलूंगा, एनविल बोलता हूं, और इसे हिंदी में क्या बोलता हूं मैं, निहाई बोलता हूं। सर
बिल्कुल ठीक है सर। काम क्या होता है इसका? इसका काम यही होता है दोस्तों कि जब आप किसी भी पार्ट को गर्म करेंगे, उसे फोर्जिंग करनी हो, तो उस पार्ट को जिस पे रखकर उस पे हैमरिंग की जाती है, तो किस पर रख के हैमरिंग की जाती है? आपके इसी एनविल पर रखकर हैमरिंग की जाती है। क्लियर होगी मेरी बात? सर किसका बना हुआ होगा? ठीक है, बहुत सी बुकों में अलग अलग आंसर दिया हुआ है, मैं आपको सारी बता रहा हूं। ठीक है, एनविल क्या है? एनविल कुछ नहीं है कि कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक है। ठीक है, कास्ट स्टील का क्या है? ये आपका एक हैवी ब्लॉक है और आपको बस यही याद रखना है, आपको बस यही याद रखना है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन आपका एज इट इज पेपर में यही लिखा हुआ आएगा। बहुत सी बुकों में क्या लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ है, ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ये केवल आप समझ लीजिए, मगर जो आंसर लगाना है किस पे लगाना है? कास्ट स्टील का एक हैवी ब्लॉक होता है, क्या? एनविल को हम कहते हैं। क्लियर? ठीक है। यस सर। सर कोल्ड और हार्ड फोर्ज बताइए। कोल्ड और हार्ड, सर फोर्जिंग में कौन सा कोयला यूज करते हैं? फोर्जिंग में जो नॉर्मल कोयला होगा ना भाई, वही यूज करेंगे आपको। क्लियर? ठीक है, ओके ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ठीक है, मैं जितनी फोर्जिंग की आपकी जो एनविल थी, इसको मैं धीरे धीरे डिस्क्राइब करना चालू कर रहा हूं, किस पार्ट को क्या कहते हैं। क्लियर? ठीक है जी। सबसे पहली बात आपकी कि एनविल कहां यूज करेंगे, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो सर सबसे पहले क्या एनविल को हम जमीन पर ऐसे ही रख लेते हैं क्या? नहीं, एनविल को हम किस पर रखते हैं? स्टैंड पे रखते हैं, जो कि आपका स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है। जो कि स्टैंड आपका कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है दोस्तों? ये आपका एक स्टैंड होता है। क्लियर? ठीक है जी। सर समझ में आ गया क्या? सर बिल्कुल समझ में आ गया। आज के बाद अगर आप कहीं भी एनविल देखें, अगर वो जमीन पे रखी हुई हो, तो वो क्या है? ऑपरेशन बिल्कुल उस पे वो गलत है। ठीक है, आप बताइए कि एनविल को आप स्टैंड पे रखिए। और एनविल को स्टैंड पे किस पे रखते हैं? यही तो आपका एक हैवी ब्लॉक होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका एक हैवी ब्लॉक होता है। सर फिर दूसरा, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यानी एनविल जो है जमीन से कितनी ऊंची रखी जानी चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसे भी लिख लीजिएगा, 600 से 700 mm। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 600 से 700 mm तक ये हमारी होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है जी। सर ये जो एनविल है, इसका टोटल भार कितना होना चाहिए? 80 से 300 केजी तक की होनी चाहिए आपकी एनविल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां क्लियर हो गया? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है सर, अगर मैं इसके पार्ट की बात करता हूं, तो इसके पार्ट क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? ये आप देख पा रहे हो, सबसे पहली क्या है हमारी? बॉडी है। ये क्या है हमारी? बॉडी। ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका बॉडी होता है। बॉडी पे आपके सारे पार्ट क्या होते हैं? रिलेट होते हैं। क्लियर? ठीक है जी। ठीक है, यहां देख पाए बॉडी। दूसरा पार्ट क्या हमारा? दूसरा पार्ट है हमारा फेस। दूसरा पार्ट एनविल क्या है? फेस। फेस का यानी पूरा ये जो आपका पार्ट होगा, ये आप जिस पे रख के आप फोर्जिंग करते हैं, ये क्या होती है? आपकी फेस होता है। और इसी पे रख के आप किसी भी धातु की फोर्जिंग करते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है जी। अगर आप यहां देख पाए एक छोटा सा, ये आप देख पाए कि यहां ऐसे हल्का सा डाउन हो रहा है, जो किसने क्या दिया? टेबल दिया। ठीक है, इस टेबल को मैं एक नाम से और जानता हूं, क्या? कटिंग स्पेस के नाम से। कटिंग स्पेस के नाम से। ठीक है, इसे भी जरा लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं? कटिंग स्पेस, कटिंग स्पेस बोलते हैं। यानी अगर आप मुझे दोस्तों, मुझे आप ये बताइए, देखिए यहां लिखा हुआ भी है जो चिपिंग ब्लॉक। ठीक है, या तो इसे चिपिंग ब्लॉक बोलेंगे, या हम इसे कटिंग स्पेस भी बोलते हैं, या हम इसे टेबल भी बोलते हैं। तीनों नाम लिख लीजिएगा, तीनों नाम लिख लीजिएगा। मतलब आप मुझे ये बताइए, आपने ये तो पूरा फेस था, आपने इस पे फोर्जिंग कर दी, बिल्कुल कर दी। मगर अगर मैं कहूं आपको कोई पार्ट क्या करना हो, बीच में से काटना हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चीजर। ठीक है, तो उस पार्ट को कैसे रखेंगे दोस्तों? यानी जो आपने ये पार्ट हल्का सा नीचे हुआ है, उस पार्ट को आप ऐसे रखिए, ऊपर से इस पार्ट पे आप चीजर रखिए, और हैमर की सहायता से आप चिपिंग ब्लॉक पे उस पार्ट को काट दीजिए। क्लियर होगी मेरी बात? तो चिपिंग ब्लॉक भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद आप ये देख पाए क्या, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम क्या? हॉर्न, या हम इसे बीक भी बोलते हैं। तो हॉर्न बोलेंगे या बीक बोलेंगे। ठीक है, यानी ये कैसे होता है? आपकी जो गाय का सींग होता है ना दोस्तों, ये बिल्कुल आपका हूबहू ऐसे ही होता है। ठीक है जी। तो सर गाय का सींग कैसा होता है? हल्का सा राउंड होता है। तो क्या ये मेरा हल्का सा यहाँ राउंड बन रहा है क्या? सर बिल्कुल यहाँ बन रहा है। यहाँ देखो, क्या ये मेरा हल्का सा ऐसे राउंड में जा रहा है क्या? सर बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, अगर आप ये बताइए, अगर ये हल्का सा मेरे यहाँ राउंड में जा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब इस पे जो चीज बनेगी, कैसी बनेगी? जो आपकी राउंड होगी, जैसे क्या होता है? आपका रिंग होता है। ठीक है, जरा यहां देखिए फटाफट से, एक इमेज में आपके लिए लाया हूं। सॉरी, कहां पे? ये देखो फटाफट से, ये क्या हुआ? ये देखो, ये क्या मेरा रिंग बन रहा है क्या? ये मेरी कोई भी रिंग बन रही है क्या? सर बिल्कुल रिंग बन रही है। और उसने कहां पकड़ा हुआ है? ये मेरी बी की तो है, ये पूरी जो है मेरे दोस्तों मेरी बी की तो है। क्लियर? तो कोई भी गोल चीज होगी, किस पे बनेगी? तो होन पे बनेगी या बीक पे बनेगी। क्लियर? ठीक है, 600 700 mm बिल्कुल सही। तो बीक समझ में आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, उसके बाद किसकी तरफ बढ़ते हैं? उसके बाद बढ़ते हैं टेल की तरफ। ठीक है, टेल यानी कौन सी? यानी ये वाली। या तो उसे मैं टेल बोलूंगा, मैं लिख दूं क्या? एक मिनट, यहाँ देखो टेल का मतलब क्या, मैं जरा ये देखो, यानी जो ये वाली जो, यानी जो आपकी एनविल होगी, इसका जो सबसे पीछे वाला सिरा होगा, ये क्या होता है? आपका टेल होता है। और मैं इसे हील के नाम से भी जानता हूं। सुन लो सारी चीजें, सुन लो, सारी चीजें बिल्कुल बता रहा हूं। यहाँ देख लो, अगर ये वाला पार्ट की बात करूं, तो जो ये वाला पार्ट होगा, या मैं इसे हैंगिंग एंड भी बोलता हूं। कौन से पार्ट की बात कर रहा हूं? इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। किसके? यानी
एनविल के सबसे पीछे वाला पार्ट, ठीक है। अगर मुझे ये बताइए, यहां तो मैंने फेस पर किसी पार्ट को आपको रखकर क्या कर दिया, फोर्जिंग कर लिया, कटिंग स्पेस पर, टेबल पर, चिपिंग पर वो पार्ट को काट दिया। अगर मैं ये कहूं आपसे कि इस पे मुझे किसी पार्ट को 90 डिग्री में मोड़ना है, तो मैं कहां रखूंगा, तो मैं किस पर रखूंगा, हैंगिंग एंड पे रखूंगा। हैंग का मतलब क्या होता है, लटकना। अच्छा ये बताइए, अगर यही मेरा पार्ट है आपका, ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर मेरा कोई यही पार्ट था आपका, यही पार्ट था मेरा, ओके, तो क्या मैं इस पार्ट को ऐसे रख के ऐसे हैंग कर दूंगा 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री में मुड़ गया क्या, और उसके ऊपर मैं यहां से हैमरिंग कर दूंगा, तो क्या मेरा ये 90 डिग्री में मुड़ जाएगा क्या, सर बिल्कुल मुड़ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका हैंगिंग एंड होता है, और 90 डिग्री के 90 डिग्री का आपके जॉब को कहां मोड़ा जाता है, इस टेल पर मोड़ा जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात, सर बिल्कुल शानदार तरीके, सारे पॉइंट हमें बार बार क्लियर हो रहे हैं। बस इसमें 2 पॉइंट रह गए आप पे, कौन से, एक रह गया आपका हार्ड डाई होल और एक रह गया आपका पंचिंग होल, ठीक है। ठीक है जी सर, इसके बारे में जरा बताइए, हार्ड डाई होल किसे कहेंगे और पंचिंग होल किसे कहेंगे, ठीक है। तो जो आपके समझ लीजिए, इसके बारे में आपको समझाऊंगा, लिखाऊंगा, चिंता मत करो, इसके बारे में लिखाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए बस कि हार्ड डाई होल किसे कहते हैं और पंचिंग होल किसे कहते हैं। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं, आप यहां एक चीज ये देख पाए क्या, एक ये होल सा देख पाए, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है दोस्तों आपका हार्ड डाई होल। इसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड डाई होल बोलते हैं। यानी एक तरह की आपकी हार्ड डाई होती है। तो जो डाई का स्टैंड होता है ना, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, डाई का स्टैंड कहां जाके फिट होता है, वो आपके इन्हीं हार्ड डाई होल में जाके फिट होता है। और डाई दोस्तों कुछ आपकी ऐसी बनी हुई होती है। तो ये जो स्टैंड होगा और इसके ऊपर मैं क्या किसी पार्ट को हैमरिंग या फोर्जिंग कर सकता हूं, तो इसकी जो ये स्टैंड होगा कहां जाके फिट होगा, ये मेरा इस होल में जाके फिट होता है। और इसे होके मैं क्या बोलता हूं, हार्ड डाई होल बोलता हूं। क्लियर हो गई मेरी बात नहीं सर, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गया, हार्ड डाई होल, ओके, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जो आपका दूसरा होल होगा उसे क्या बोलता हूं मैं, पिक्चर होल बोलता हूं, या मैं इसे राउंड होल भी बोलता हूं। राउंड होल बोल दूं या पिक्चर होल बोल दूं, इसे हार्ड डाई बोल दूं या टूल होल बोल दूं, सारे पार्ट में आपको डीपली बता रहा हूं। सर राउंड होल और पिक्चर होल का मतलब क्या होगा, तो सपोज कीजिएगा मेरी, अगर मैं आपसे ये कहूं यही मेरी कोई शीट है, यही कोई मेरी एनविल है, और मेरे पास एक क्या शीट आई, और शीट में मुझे किसकी सहायता से, पंच की सहायता से, ड्रिफ्ट की सहायता से होल करना है, ठीक है। तो क्या मैं दोस्तों ऐसे करूं, इसके ऊपर जहां ये मेरा होल आया होगा, पंचिंग होल, यहां मैं शीट को रख दूं ऐसे, इसके ऊपर मैंने ये शीट रख दी, और मैं आपको होल, जहां ये मेरा होल है इसके ऊपर पंच रखा, और ऊपर से मैंने हैमरिंग कर दी। तो क्या जो मेरी या पोजीशन में, जिस पोजीशन में जिस भी डायमीटर का होल मेरा एनविल पे होगा, क्या उसी डायमीटर का होल मेरी शीट पे बन जाएगा क्या, सर बिल्कुल बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों, जब आपके नीचे होल है। क्लियर ना मेरी बात। तो हार्ड डाई होल और पंचिंग होल आपको समझ में आ गया। हार्ड डाई होल कह दूं या टूल होल कह दूं, पंचिंग होल कह दूं या पिक्चर होल कह दूं, ये सारी चीजें लिख लीजिए, ये सारी चीजें लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई सर, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गई, ओके। तो बढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है, देखो भाई, फोर्जिंग क्या बोला, फोर्जिंग शॉप का एक है महत्वपूर्ण उपकरण है, क्या, एनविल, क्या, एनविल, ठीक है। यह प्राय किसका बना होगा, माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, और इसके ऊपरी फेस के भाग को 20 से 25 mm गहराई तक केस हार्ड कर दिया जाता है। यानी जो ऊपरी फेस होगी किसकी, आपकी एनविल की, किसकी बनी होगी, माइल्ड स्टील की बनी होगी। और आपको पता है अगर ये माइल्ड स्टील की बनी है, तो माइल्ड स्टील में इतनी ताकत नहीं होती है कि किसी भी जॉब को इसके ऊपर रखें और हैमरिंग करें। अगर ये हार्ड नहीं है तो आपका फेस क्या होगा दोस्तों, खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कार्बन को मिक्स कर देते हैं, जैसे हम केस हार्डनिंग में करते हैं। कितने mm गहराई में कार्बन को मिलाते हैं, 20 से 25 mm की गहराई में तक हम केस हार्ड कर देते हैं। या अगर हमें माइल्ड स्टील की नहीं बनानी है, तो इस पार्ट को किसका बनाइए, केवल फेस को किसका बनाइए, हाई कार्बन स्टील का बना दीजिए। हाई कार्बन स्टील तो ऑटोमेटिकली हार्ड एंड टेम्पर होती है, तो ये हथौड़े के चोट को क्या करेगा, सहन कर जाएगा। सपोज कीजिए यही आपकी अगर जॉब है, अगर आपको हैमर गलती से इस जगह लग गया या इस जगह लग गया, अगर ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है तो सॉफ्ट होगा, फेस आपका खराब हो जाएगा। अगर ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है तो गलती से अगर मेरा हैमर इधर उधर लग गया, तो इस चोट को, इस ये फेस मेरा चोट की, हैमर की चोट को इजी तरीके से सहन कर लेगा। क्लियर, ठीक है। तो या इसके फेस को हाई कार्बन स्टील की प्लेट से लगाकर वेल्डिंग करके हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इस प्रकार यह हथौड़े की चोट को आसानी से सहन कर लेता है। एनविल को प्राय स्टैंड पर रखकर प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर ना, जो मैंने आपको बताया हूबहू बस इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। बस आप डिमांड करते हैं ना कि सर थोड़ा लिखवा भी दीजिए करिए, तो वो मैं लिखवा देता हूं। बढ़ते हैं एनविल की पार्ट्स की तरफ, ठीक है। तो क्या मैं एनविल की पार्ट्स की तरफ बढ़ जाऊंगा, सर बिल्कुल बढ़ जाइए। देखो फोर्जिंग टूल, एनविल क्या होती है मेरी, निहाई होती है, सर बिल्कुल होती है। ढलवा लोहे का बना होगा, ठीक है। तप्त धातु को फोर्ज क्रिया से प्रयुक्त होता है, सर बिल्कुल होता है। एनविल के भाग क्या होंगे, सबसे पहला फेस, धातु को नीचे खींचने में काटकर निकालने के लिए फेस का प्रयोग करेंगे। चोंच, बीक, बेंडिंग या गोल करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी मैं आपको बताया मैंने। क्लियर। अगर उसके बाद बात करता हूं नेक्स्ट, उसकी नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड क्या बोली इसने, टेल या वर्गाकार बीक, जॉब को समकोण पर मोड़ने के लिए, ठीक है। अपसेटिंग, अच्छा एक इसमें एक लाइन रह गई अपसेटिंग, इसे ही बताता हूं क्या होता है।
इसे भी मैं बताता हूं क्या होता है। जरा नीचे चलते हैं। हार्ड डाई होल स्टेक को फंसाने के लिए, स्टेक बोला मैंने, हार्ड डाई या स्टेक बोला, ठीक है, फंसाने के लिए। राउंड होल जो में होल करने के लिए, क्लियर, ठीक है सर। इसमें एक हमारा ये रह गया अपसेटिंग ब्लॉक, ठीक है, जरा इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें आपकी जो बुक पढ़ते हैं ना दोस्तों, ये चीजें आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है कि अपसेटिंग ब्लॉक हम किसे कहते हैं, क्लियर। तो जो आपने ये देखा, क्या आपने ये सब चीज देखी? सर बिल्कुल देखी। तो ये क्या आपकी एनविल है क्या? सर बिल्कुल है। क्या ये किसी स्टैंड पे रखी हुई है? सर बिल्कुल नहीं रखी हुई। ये क्या है आपका? हॉर्न होगा या बीक होगा? सर बिल्कुल होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका कुछ टेल हो सकता है, ठीक है। मगर इसमें जो अपसेटिंग ब्लॉक है दोस्तों क्या है? क्या आप ये चीज देख पाए? ये वाला जो ब्लॉक सा दिख रहा है आपको, एक ये ब्लॉक दिखा के आपको, ये क्या है आपका? अपसेटिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात? सर इसका यूज किस लिए करते हैं? ओके सर, इसका यूज इसलिए करते हैं अगर मुझे किसी जॉब का क्या करना हो दोस्तों, डाया कम करना हो। जॉब की क्या करनी हो मुझे? लेंथ कम करनी हो, और उसके डाया को अगर मुझे इंक्रीज करना हो तो कैसे करूंगा? सपोज कीजिए ये एक रोड थी, ये एक रोड थी या कोई भी मेरे ब्लॉक थी, इसका मुझे क्या करती? लेंथ कम करनी थी, डाया को इंक्रीज करना था। तो इसे उठा के मैं कहां ले आया? यहां ले आया। सपोज कीजिए ये मैंने कोई भी टुकड़ा था, इतना मैंने यहां रख दिया। अगर मैं इस पे ऊपर से क्या करूंगा दोस्तों, यहां से मैं इस पे हैमरिंग अगर करूंगा, तो क्या इसका जो लेंथ है मेरी कम होनी चालू हो जाएगी क्या? सर बिल्कुल कम चालू हो जाएगी। ये प्रेस होगा तो क्या इसका मेरा जो डाया था हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा क्या? सर बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो अपसेटिंग का यूज हम किस लिए करते हैं? जो मैंने आपको बताया हूबहू बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्लियर, ठीक है। तो सर क्या बोला अपसेटिंग में? जरा एक बार ये बता दीजिए क्या बोला सर अपसेटिंग में? धातु की जंपिंग व अपसेटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपका अपसेटिंग ब्लॉक का करते हैं। जो उसने बोला धातु की जंपिंग, ये आपका नेक्स्ट वर्ड है, ये आपका नेक्स्ट वर्ड है। जंपिंग किसे कहते हैं? अपसेटिंग का मतलब यही होता है कि अगर आपकी धातु की लेंथ को कम करना हो और डाया को इंक्रीज करना हो तो वो प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? अपसेटिंग कहलाती है। और ये कहां करी जाती है? आपके अपसेटिंग ब्लॉक पर करी जाती है, क्लियर दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक यहां से सारी बातें आपको सभी को क्लियर हो गई होंगी, क्लियर, ठीक है जी। अगर यहां से सारी बातें क्लियर हो गई दोस्तों एनविल के बारे में, फिर से वही फीडबैक दीजिए। यस के आगे ए लिख दीजिए, यस के आगे ए लिख दीजिए। ए से रिप्रेजेंट क्या होगा? आपका एनविल होगा, क्लियर। अगर अब किसी का क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन और आंसर है, किसी बच्चे का, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, डाउटफुल सेशन चालू अब होता है। जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया फोर्जिंग में, ओके, क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर एनविल पूरी समझ में आ गई है तो यस लिख दीजिए, फीडबैक दे दीजिए, और यस के आगे आप ए लिख दीजिए, तो कि मैं समझूंगा कि आपकी एनविल समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। समझ में आ गई? जल्दी से पूछो, जल्दी से आगे बढ़ जाइए, जल्दी से करिए, जल्दी से फीडबैक दीजिए मुझे। सर एनविल कास्ट स्टील की बनी हुई होती है तो ये हार्ड क्यों होगी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। गोविंद त्रिपाठी सर, आपने कास्ट स्टील की बनी हुई होती है। अच्छा गोविंद, आपको ना जो कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्लियर। तो इनके बारे में मैं जरा एक लेक्चर लूंगा, चिंता मत करो। जैसे टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील, सर इनमें क्या अंतर है? अलॉय स्टील, इनमें क्या अंतर है? तो इनके बारे में एक चीज मैं आपको डिटेल में बना के दूंगा, क्लियर। तो बस अभी आप ये याद रखिए कि अगर पूछे एनविल क्या है, कास्ट स्टील का एक हैवी ब्लॉक है, क्लियर, ठीक है। यस सर एनविल, यस सर एनविल, यस सर, यस बोला नाम विक्की, ठीक है। अश्विनी शर्मा, बीक यूज। अश्विनी बीक का मतलब क्या होगा भाई? बीक का मतलब क्या होता है? गाय की तरह जो सींग होता है उसकी बनी होगी। यानी अगर कोई भी मुझे चीज गोल में, कोई भी चीज अगर राउंड में मोड़नी होगी तो कहां मोड़ूंगा? मैं बीक पे मोड़ूंगा, ठीक है, क्लियर। रिंकी मोरी, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ दोस्तों, ठीक है जी। सर जी आगे बढ़ जाइए, शानदार तरीके से, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। बस अभी तक ये चीजें हम बस रटते थे, अभी तक ये चीजें बस हम रटते, क्लियर, ठीक है जी। सर आगे बढ़िए, ओके जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो क्या हमने अभी तक फोर्जिंग पढ़ लिया? सर बिल्कुल, अभी तक हमने फोर्जिंग पढ़ लिया कि फोर्जिंग किसे कैसे होगी, कैसे कैसे नहीं होगी। कैसे होगी फोर्जिंग? सर जी धातु को हीट करेंगे, हीट करने के बाद उस पे क्या करेंगे? हैमरिंग करेंगे, ठीक है, और उसे डिफरेंट शेप दे देंगे। और हैमरिंग कहां करते हैं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे सोनिया, मेरे बाबू सोना मोना, जो भी आप कहते हैं, हमारी तो उम्र गई बाबू सोना मोना की, ठीक है। कहां करते हैं आप? एनविल पे करते हैं, क्लियर, ठीक है। सर एनविल 20 से 25 एम हाई कार्बन स्टील की प्लेट लगी भी होती है? नहीं, हाई कार्बन 20 से 25 एम क्या होता है? अगर वो माइल्ड स्टील की बनी हुई होगी तो 20 से 25 एम तक उसमें कार्बन इंक्रीज, कार्बन मिला देंगे। अगर ऐसी नहीं बनाएंगे तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे? हाई कार्बन स्टील की प्लेट लगा देंगे, यानी परत लगा देंगे, क्लियर, ठीक है, ठीक है जी। अगर एक चीज यहां एक राइट डाउन ये कर लीजिएगा दोस्तों मेरे, कि जब भी कभी आप फोर्जिंग करेंगे तो फोर्जिंग किस टेंपरेचर पे करते हैं? आपके प्लास्टिक अवस्था तक
करते हैं, यानी धातु में प्लास्टिक का गुण आ जाएगा, ठीक है जी। यानी सपोज कीजिए इसी पे मुझे क्या करना है दोस्तों, फोर्जिंग करनी है, तो इस पे कुछ ना कुछ हीट तो दूंगा मैं, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो दूंगा, तभी तो ये मेरा प्लास्टिक अवस्था तक आएगा, नहीं आएगा, क्लियर। तो इस किसी भी जो पर जब आप टेम्परेचर देते हैं तो वो कैसे डिफाइन होता है, तो वो डिफाइन कैसे होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पर। किस पर डिफाइंड होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन पर, यानी किसी भी धातु में कितने परसेंट कार्बन है उसी के हिसाब से उस धातु पर जिस पर आपकी फोर्जिंग करनी है टेम्परेचर उतना ही दिया जाएगा। क्लियर मेरी बात सर, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर, ठीक है जी। तो लिख लीजिए थोड़ा सा, अगर कोई पार्ट आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है, या कोई पार्ट आपका किसका बना हुआ, लो कार्बन स्टील का बना हुआ, ठीक है, या कोई पार्ट आपका लो कार्बन स्टील का बना हुआ हो, या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ हो, या हाई स्पीड स्टील का बना हुआ हो, ठीक है, या कॉपर ब्रास और ब्रोंज का बना हुआ हो, ठीक है, कॉपर ब्रास और ब्रोंज पूछता है ये, या कोई आपका किसका बना हुआ, मैग्नीशियम का बना हुआ हो या उसके अलॉय का बना हुआ, ठीक है, मैग्नीशियम या उसके अलॉय का बना हुआ हो, तो इनके लिए टेम्परेचर हमारा कितना कितना होना चाहिए, ये अलॉय नहीं है, ये एल्युमिनियम अलॉय है, ठीक है, एल्युमिनियम अलॉय, ठीक है। देखो फटाफट से मैं लिख रहा हूं यहाँ, ओके, जरा लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज। अगर कोई पार्ट आपका लो कार्बन स्टील का बना हुआ होगा तो उस पे कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, हाई कार्बन स्टील पे और हाई स्पीड स्टील पे, ठीक है, हाई स्पीड स्टील बोल दे या लो अलॉय स्टील बोल दे, बात एक ही होगी, ठीक है, लो अलॉय स्टील के लिए भी टेम्परेचर इतना ही होता है, ठीक है। तो ये आप जरा रटते हैं, समझ लीजिए कितना कितना होगा, कुछ याद नहीं करना, हल्की सी ट्रिक समझ लीजिए। देखिए 800, 900, 950, ठीक है, 1100, 1150 और ये आपका 1300, क्लियर है इतनी बात। यानी अगर कोई पार्ट आपका किसका बना हुआ है दोस्तों, आपका किसका बना है, लो कार्बन स्टील का बना हुआ है, तो इसे आप कितने टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, 800 से 1300 टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, तो उसमें प्लास्टिसिटी का गुण आ जाएगा। अगर कोई पार्ट आपका हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है तो उसे कितने टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, 900 से 950 से 1150 तक। अगर हाई स्पीड स्टील का बना हुआ है कोई पार्ट या लो अलॉय स्टील का है तो वो कितने टेम्परेचर पे प्लास्टिसिटी का गुण आ जाएगा, 950 से 1100। अगर कोई पार्ट आपका किसका बना है, कॉपर ब्रास ब्रोंज का बना हुआ है, तो ये 540 से 900 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, प्लास्टिसिटी का इसमें गुण आ जाएगा। और अगर कोई पार्ट आपका किसका बना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अलॉय का बना हुआ है, तो वो कितना होगा आपका 320 से 480 तक, क्लियर। तो यानी ये सारी चीजें आपको पेपर में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है सर। इसके आगे क्या होगा, सपोज कीजिए अगर कोई पार्ट है आपका, तो किस पार्ट को आप फोर्जिंग कर सकते हैं, यानी कोई सपोज यही करिए यही पार्ट है, इसकी मुझे फोर्जिंग करनी है, तो इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी पार्ट में दोस्तों, किसी पार्ट में आपको, यानी कोई पार्ट आप फोर्ज कब कर सकते हैं, मिनिमम उसमें 0.5% कार्बन होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1.7, क्लियर होगी मेरी बात। यानी कोई पार्ट आपको तभी फोर्स करेंगे जब उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी हो, 0.5 हो, और मैक्सिमम कितनी हो, 1.7 हो। अगर 1.7% से कार्बन ज्यादा होगी तो आप ऐसे पार्ट को फोर्ज नहीं कर सकते हैं, क्लियर मेरी बात सर जी, बिल्कुल समझ क्लियर हो गई। यानी कोई पार्ट को अगर मैं क्या करूं दोस्तों, फोर्जिंग तापमान उस पर क्या दूं, थोड़ा सा कम दूं, ऐसा भी तो हो सकता है। ये पार्ट मुझे इस पर फोर्जिंग करनी है तो ऐसा भी तो हो सकता है, या तो मैं इस पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम दे दूं, या ऐसा भी होगा थोड़ा ज्यादा दे दूं। सपोज कीजिए ये पार्ट मेरा लो कार्बन स्टील का है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए था, 800 से 1300, मगर जो मैंने टेम्परेचर दिया कितना दिया, 600 ही दे दिया। तो सर क्या होगा, आपके पार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैंने इसी पार्ट पे टेम्परेचर कितना दे दिया, 1500 दे दिया, तो सर पार्ट पे मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। अगर पार्ट पे आपने टेम्परेचर कम दिया तो क्या होगा, पार्ट में आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, क्रैक उत्पन्न आ जाएगा, क्लियर। अगर पार्ट में आपने टेम्परेचर जितना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, तो पार्ट में दोस्तों क्या हो जाएगी, आपके पार्ट के ऊपर स्कल जमा हो जाएगी। स्कल नहीं, स्केल को क्या बोलते हैं, पपड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पपड़ी बोलते हैं, क्लियर। इंपॉर्टेंट बात थी, राइट डाउन करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए, कॉपी में ये सारी चीजें। सर कास्ट स्टील पेपर में यही आता है, हाँ कास्ट स्टील पेपर में आता है, ठीक है। अंकित गुप्ता, कास्ट स्टील होगा 1.7% कार्बन, 0.5 से 1.7, बिल्कुल सही। मंजू बिल्कुल सही, सचिन अम्बेडकर खत्री बिल्कुल सही, क्लियर बेटा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एनुअल थिकनेस, अच्छा एक क्वेश्चन है होगा, क्लियर। तो ये सारी बातें यहां राइट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन कभी कभी हाँ ये पूछ लेता है, एनुअल का साइज कैसे लिया जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, एनुअल का साइज अगर पूछ लेना कोई आपसे दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, एनुअल का साइज कैसे लिया जाता है, जो उसका फेस होता है ना, इस फेस की चौड़ाई से, ठीक है, इस फेस की चौड़ाई से एनुअल का साइज लिया जाता है, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, आप राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर फोर्जिंग टेम्परेचर आपने कम दिया तो पार्ट में क्या आ जाएगी, क्रैक उत्पन्न हो जाएगी। पार्ट पे अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, पार्ट पे आपकी स्कल आ जाएगी, स्केल हो जाएगी, पार्ट पर आपकी पपड़ी जम जाएगी, यानी पार्ट आपका फूक जाएगा, क्लियर ना मेरी बात दोस्तों इतनी, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे क्या लिख के दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे यस के आगे सी लिख दीजिएगा। यस के आगे क्या लिखोगे, यस के आगे सी लिखोगे। सी का मतलब क्या होगा, यानी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। यस के आगे सी लिख दीजिए, फीडबैक जल्दी दे दीजिए, क्लियर, ताकि मैं अब आगे बढ़ जाऊं, ओके।
सर साइज सर स्केल मींस का मतलब होता है दोस्तों पपड़ी पपड़ी पपड़ी, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप किसी आलू को ज्यादा गर्म कर देंगे तो उसके ऊपर पपड़ी सी जम जाती है। जैसे आपको कोई चोट लगती है उसके ऊपर अगर आप चोट थोड़ी देर बाद उसको पपड़ी जम जाती नहीं जम जाती, तो ठीक ऐसे ही होगा बिक्की, अगर आप पार्ट को ज्यादा गर्म कर देंगे टेम्परेचर के हिसाब से तो उस पार्ट पर आपकी क्या जम जाती है, पपड़ी जम जाती है। क्लियर, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दीजिए भाई, फीडबैक जरूर दीजिए। और प्लीज दोस्तों ये चीजें राइट डाउन कर लीजिए, ये चीज राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है टेम्परेचर पूछता है आपका, ठीक है। देखिए मैंने सारी चीजें हल्की सी स्क्रीन भी थोड़ी देर कर दी है, ये लो अगर आपको यह दिक्कत आ रही होगी। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अलॉय, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, इनका टेम्परेचर जरूर लिख लीजिएगा। लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील 800, ऐसे याद कीजिए 800 900 950, यानी कैसे बढ़ते हुए क्रम में, फिर इधर आ जाइए 1100 1150 1300, बस ऐसे मत याद कीजिए कि हाई कार्बन स्टील का 900 से 1150 होगा। ये सब चीजें कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी। यस सर यस सर यस सर, नो डाउट। टी के ऊपर यस सर, मिल्क के ऊपर पढ़ाइए, मिल्क के ऊपर पढ़ाइए। अंकित गुप्ता मतलब मिल्क का मतलब क्या होता है भाई? और क्लियर और क्लियर और क्लियर और क्लियर, ठीक है। यस सर जी मंजू, यस सर जी, ठीक है क्लियर, वेरी गुड ओके, ठीक है। तो आज की क्लासेस को मैं थोड़ा यही समाप्त करता हूं, ओके। तो जल्दी से मुझे आप बताइए, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, ओके, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूं। जल्दी से आप मुझे ये बताइए, फोर्जिंग की क्लासेस में आज आपने 10 में से अपने आप को कितने नंबर देंगे, ठीक है। 10 में से अपने आप को आज आप कितने नंबर देना चाहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। फोर्जिंग के बारे में 2 या 3 दिन लूंगा बस इस चैप्टर को खत्म करने में, और कोर्सेज ना आपका दोस्तों जल्दी खत्म हो जाएगा। 2-3 चैप्टर बच रहे हैं बस आपके। फोर्जिंग आपका रनिंग में है, एक शीट मेटल बच रहा है आपका, ठीक है, और एक आपका जिगेट फिक्सर बच रहा है, इसे मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है। सर अलॉय स्टील के साइज का 1100 माना था, अलॉय स्टील का साइज का कितना माना था, 1100 माना था। अरे हाई स्पीड स्टील और अलॉय स्टील का मतलब तो एक ही होता है ना, मतलब तो एक ही होगा। मैंने आपको यहां तो बताया था, इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं भाई, इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा लिखा, ये लिखा मैंने, ये दिया था क्या नहीं दिया था? तो लो अलॉय स्टील का देखो कितना है, हाई स्पीड स्टील कह दूं या लो स्टील अलॉय स्टील कह दूं, तो ये 950 तो होगा, ये तो मिनिमम होगा, यानी प्लास्टिसिटी यहां नहीं चालू हो जाएगी, और 1100 तक आपकी क्या होगी दोस्तों, प्लास्टिसिटी पूरी आपके पार्ट पर आ जाएगी। तो सिंपल तो है, 950 से 1100 यही तो होगा, यही तो होगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है जी। सर किलो केजी क्या होता है? किलो केजी मतलब हॉट मिल्क में थोड़ा ठंडा होने पर पपड़ी होती है, हॉट मिल्क में, ठीक है सर। अलॉय स्टील, ठीक है, ओके सर जी, थैंक गोविंद त्रिपाठी, ठीक है जी। सर व्हाट्सएप नंबर दीजिए, प्रक्षित कुमार महतो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो 9259344454 लिख लो फटाफट से, 9259344454, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बताऊं क्या आपको? इसका आंसर देखो फटाफट से क्या बोला सर, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। यहां देखो सर क्या बोला, सपोज कीजिए ये कोई भी गियर था, ये कोई भी गियर था सर, बिल्कुल ये गियर था, ठीक है। तो ये जो मेरा ऊपर वाला सर्किल जो था, ये क्या होता है दोस्तों, मेरा अडेंडम होता है क्या? ये पूरा अडेंडम होता है क्या सर? बिल्कुल अडेंडम होता है। जो ये नीचे वाला सर्किल होता है, ये डिडेंडम होता है क्या सर? बिल्कुल होता है, ठीक है। क्या इन दोनों के बीच में कोई एक सर्किल जाएगा, इमेजिनरी सर्किल, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, पिच सर्किल बोलता हूँ क्या सर? बिल्कुल बोलता हूँ, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसने क्या बोला, द वर्किंग सरफेस, वर्किंग सरफेस क्या होती है आपकी, अबव द पिच सरफेस। जो इसने बोल रहा है दोस्त, पिच सरफेस जो बोला, इसने पिच सरफेस को यहाँ क्या नाम से बोल दिया, यानी यहाँ इसने पिच सर्किल को ना, पिच सर्किल को इसने पिच सरफेस के नाम से बोला। क्लियर? तो आप कंफ्यूज बस यही हो रहे हैं। तो उसने क्या बोला, वर्किंग सरफेस अबव, किसके अबव? पिच सर्किल के अबव। अरे मुझे आप ये बताइए, पिच सर्किल मेरा ये था, पिच सर्किल मेरा ये था, पिच सर्किल के अबव जो ये दूरी होती है, इसे मैं क्या बोलता हूं, ठीक है। तो जो ये होती है, इसे क्या बोलता हूं मैं, पिच सर्किल के जो नीचे वाली दूरी होती है, इसे मैं फ्लैंक बोलता हूं, ठीक है। कल वाली क्लासेस में जाकर देख लीजिएगा। और पिच सर्किल से जो ये दूरी रहेगी, इसे क्या बोलता हूं मैं, फेस बोलता हूं। तो इसके आधार पर तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा, मेरा फेस हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक है सर। एनविल मटेरियल माइल्ड स्टील होगा या कास्ट स्टील होगा? कास्ट स्टील लगाओ बिक्की, बिक्की कास्ट स्टील लगाओ, कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होगा, ठीक है सर। पीडीएफ दे दीजिए प्लीज, ओके ठीक है, ठीक है जी सर। पीडीएफ सबका नहीं दिया, हाँ जी रिंकी जी, पीडीएफ भी हम देते हैं आपको, चिंता मत कीजिए। पीडीएफ का भी थोड़ा मामला अस्त व्यस्त चल रहा है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर लिख देता हूं मैं 9259344454, ठीक है। इस नंबर पे क्या कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, ठीक है, या कॉल कर लीजिए। जो कोई मेरे से बात करना चाहता है, इसी नंबर पे अभी कॉल कर लीजिए, मैं अभी रिसीव कर लूंगा, ठीक है। क्लियर? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं। कल बिल्कुल शानदार चैप्टर चालू करेंगे। कौन सा? आपका इन्फो ट्रेड पे ही, यही सेम जगह सेम चैनल पर मैं ही मिलूंगा आपको, ठीक है। क्लियर? ओके। तो कौन सा चैप्टर चालू करेंगे हम? सॉरी, चैप्टर तो आपका यही चालू करेंगे, मगर जो टॉपिक रहेगा आपका क्या रहेगा, आपके ये जो हार्ड डाई होते हैं, फुलर होते हैं, ठीक है, जो आपकी टोंग्स होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्जिंग टूल जो आपके पढ़ते हैं ना, स्वेजिस ब्लॉक क्या होते हैं, स्वेजिस क्या होते हैं, तो इस छोटी छोटी चीजें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। क्लियर? सेशन को एंड कर दूं क्या? सेशन को एंड कर दूं क्या दोस्त मेरे?
दोस्त मेरे सेशन को एंड कर दूं। क्लियर? जो नया स्टूडेंट जुड़ा हुआ है हमसे, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो नए स्टूडेंट है उन्हें बताना चाहता हूं, आशीष सर आपके देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं, आप जानते भी होंगे जो पुराने स्टूडेंट मेरे जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई रास्ते में फौजी दिखे तो बस मेरी तरफ से उसे सैल्यूट कर दीजिएगा, नमस्कार कर लीजिएगा, आपकी जो दक्षिणा होगी वो मेरे तक पहुंच जाएगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लासेस में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, प्लीज सब ओके 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 ओके। मंजू जी ठीक है, प्रशित कुमार मैं तो सर पीडीएफ दे दीजिए। हाँ मैं पीडीएफ करवा दूंगा, पीडीएफ करवाऊंगा, चिंता मत करो। एनविल वजन, एनविल का वजन 80 से 300 किलो। अश्वनी शर्मा, एनविल का वजन 80 से 300 किलो। ठीक है, सचिन अम्बेडकर खत्री कॉल कर लीजिएगा बेटा। सर प्लीज सर, ठीक है, एनविल का होता है सर, मैंने बहुत से सर डाउट भेजे थे, प्लीज उसे क्लियर करवा दीजिए, तो मैं डाउट सेंड करूंगा। ठीक है, कर दीजिए। ठीक है, ठीक है सचिन अम्बेडकर, ओके 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 ओके। सभी को नमस्कार, सलाम। ठीक है, दोबारा से ओके। तो जो स्टूडेंट, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी हैप्पी न्यू ईयर पे, जो गिफ्ट आया था मुझे, ठीक है, तो जरा आपको अगर ये एज्यूम होगा ना कि वो गिफ्ट किसने भेजा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरा उस आदमी का नाम टाइप कीजिएगा। ऐसा कौन हो सकता है, मे बी कौन हो, या मे बी कुछ टाइम बाद वो मेरे साथ ही खड़ा हो, खड़ी हो, आपसे मैं रूबरू कराऊं। ठीक है, क्लियर? ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ओके, ठीक है। तो सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम टेक्निकल जब शुरू क्लास हुई थी आपकी, 3 बार वेलकम वेलकम बोला था, नमस्कार की तीसरी बार बोल रहा हूँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, आखिरी बार बोल रहा हूँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो डाउट भेजिए। चैप्टर आपकी क्लासेस ऐसी चलेंगी, बहुत ज्यादा आपका कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है। ओके, जनवरी एंड खींचूंगा हद से हद। क्लियर? नमस्कार सभी को, राम राम, जय हिंद।